नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार को बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मनीष स्टडी पॉइंट से। दोस्तों आज है 26 अगस्त। तो 26 अगस्त की करंट अफेयर से पहला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने किस शहर में ट्राइब्स इंडिया शोरूम का उद्घाटन किया है? तो ये ट्राइब्स इंडिया शोरूम का जो उद्घाटन किया है वो किया है मुंबई में। और किसने किया है? तो वर्तमान समय में जो केंद्रीय जनजातीय मामलों के जो मंत्री हैं अर्जुन मुंडा जी, तो उनके द्वारा इस ट्राइब्स इंडिया शोरूम का उद्घाटन किया गया है। तो आदिवासी समुदाय के लोगों की आजीविका को बढ़ावा देने के लिए ट्राइफेड तथा जनजातीय मामलों के मंत्रालय के द्वारा ये चलाई गई एक पहल है और इसके तहत ही ट्राइब्स इंडिया शोरूम का उद्घाटन किया गया है मुंबई शहर में। अगर बात करें मुंबई की, तो आपके लिए ध्यान होगा कि ट्रैफिक सिग्नल पर महिला की आकृति लगाने वाला ये भारत का पहला शहर भी बना था मुंबई। तो बात करते हैं आप क्वेश्चन नंबर सेकंड की। तो सेकंड क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का सबसे लंबा नदी रोपवे किस राज्य में बनाया गया है? तो ये भारत का सबसे लंबा नदी रोपवे है, मतलब कि रिवर रोपवे। तो ये बनाया गया है असम राज्य में, विशेषकर ये असम राज्य के गुवाहाटी क्षेत्र में बनाया गया है। और ये जो रोपवे है ये गुवाहाटी को उत्तरी गुवाहाटी के क्षेत्र से जोड़ने का कार्य करेगा। तो गुवाहाटी के अन्य क्षेत्रों को ये उत्तरी गुवाहाटी से जोड़ने का कार्य करेगा। और ये जो रोपवे है, जो कि भारत का सबसे लंबा रोपवे है, इसकी जो लंबाई है वो 1.8 किलोमीटर है, मतलब कि 2 किलोमीटर से कुछ ही कम है। और ये ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाया गया है। और इसको बनाने में जो लागत आई है वो कितनी आई है? तो वो 56 करोड़ रुपए की लागत इस नदी रोपवे के निर्माण में लगी है। अब चूंकि ये बना है असम में, तो असम की राजधानी है दिसपुर। मुख्यमंत्री हैं यहाँ के सर्बानंद सोनोवाल, राज्यपाल हैं जगदीश मुखी और असम का जो हाई कोर्ट है उसके मुख्य न्यायाधीश हैं अजय लांबा। बात करेंगे असम से संबंधित कुछ पॉइंटों की। तो अभी असम की गवर्नमेंट के द्वारा एक अरुणोदय योजना भी लॉन्च की है। क्या नाम है इस योजना का? तो अरुणोदय योजना का नाम है और ये भी लॉन्च की गई है असम राज्य की सरकार के द्वारा। उससे पहले अगर बात करेंगे तो एक असम के पूर्व राज्यपाल थे जिनका नाम था आरडी प्रधान, इनका निधन हो चुका है। उससे पहले अगर बात करें तो सीवर मैन हॉल की सफाई के लिए एक रोबोट था जिसका नाम था बैंडीकूट। तो इसका इस्तेमाल करने वाला पूर्वोत्तर क्षेत्र का पहला शहर भी कौन था? तो ये असम का ही एक शहर था जिसका नाम है गुवाहाटी। उससे पहले अगर बात करेंगे तो प्लाज्मा को डोनेट करने वाले जो लोग हैं, जिनके लिए प्लाज्मा डोनर्स के नाम से जानते हैं, तो प्लाज्मा डोनर्स को सरकारी नौकरी में वरीयता देने की भी घोषणा की थी असम राज्य की सरकार ने। वहीं बात करेंगे तो भारत का जो एकमात्र गोल्डन कलर का एक बाघ है जो कि असम राज्य के काजीरंगा नेशनल पार्क में देखा गया है। वहीं अगर बात करेंगे तो दिल्ली के बाद प्लाज्मा बैंक की स्थापना की भी घोषणा की थी असम राज्य की सरकार ने। उससे पहले अगर बात करें तो प्रज्ञान भारती योजना की भी शुरुआत की थी असम राज्य की सरकार ने। ये विशेषकर स्कूलों में मुफ्त प्रवेश के लिए था। उससे पहले अगर बात करें तो प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में सक्षम एक फंगल पाउडर बनाया था। ये जो विश्वविद्यालय था वो असम का ही था जिसका नाम था बोडोलैंड विश्वविद्यालय। उससे पहले अगर बात करें तो अल्जाइमर के कारण जो स्मृति लॉस हो जाती है, मतलब कि जो मेमोरी लॉस हो जाती है, उसको रोकने के लिए एक विशेष तरीके की खोज भी की गई थी आईआईटी गुवाहाटी के शोधकर्ताओं के द्वारा। उससे पहले अगर बात करें तो दवाओं की होम डिलीवरी देने के लिए एक धन्वंतरी योजना की भी शुरुआत की थी असम राज्य की सरकार ने। और कोविड-19 के कारण असम राज्य में जो कामाख्या देवी मंदिर है वहाँ पे एक अम्बुबाची मेला का आयोजन किया जाता है हर वर्ष। इसका नाम है अम्बुबाची मेला, लेकिन इस वर्ष इसका आयोजन भी रद्द कर दिया गया है। उससे पहले अगर बात करें तो गुवाहाटी के ही क्षेत्र में असम राज्य की सरकार ने एक योजना लॉन्च की थी जिसका नाम था भ्रमर सारथी योजना। ये विशेषकर सीनियर सिटीजन तथा फीमेल के लिए था, मतलब कि वो लोग गुवाहाटी के क्षेत्र में फ्री ऑफ कॉस्ट में, मतलब कि मुफ्त में बस की यात्रा कर सकते हैं। उससे पहले अगर बात करें तो जो तीसरा खेलो इंडिया यूथ गेम्स था उसका आयोजन भी कहाँ किया गया था? तो ये गुवाहाटी में किया गया था, जिसमें कि सर्वाधिक जो पदक जीते थे वो महाराष्ट्र राज्य की टीम ने जीते थे। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। तो तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में नुआखाई फसल उत्सव कहाँ मनाया गया है?
तो ये नुआखाई फसल उत्सव ये मनाया गया है उड़ीसा राज्य में। हालांकि ये जो उत्सव है ये वार्षिक एक फसल उत्सव है जिसका नाम है नुआखाई। तो उड़ीसा का ये वार्षिक फसल उत्सव है। चावल की नई फसल के स्वागत के रूप में इस उत्सव के लिए मनाया जाता है। नुआखाई इसका नाम है। ये कहाँ मनाया गया है? तो ये उड़ीसा राज्य में मनाया गया है। बात करें उड़ीसा की तो राजधानी भुवनेश्वर में है। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक है। राज्यपाल हैं गणेशी लाल और यहाँ का हाईकोर्ट जो है उसके मुख्य न्यायाधीश हैं मोहम्मद रफ़ी। बात करेंगे उड़ीसा संबंधित कुछ पॉइंटों की तो अभी आवास व शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा अभी अमृत योजना की रैंकिंग जारी की गई थी, जिसमें कि शीर्ष पर राज्य रहा था। कौन रहा था? तो ये उड़ीसा राज्य रहा है। उससे पहले अगर बात करें तो उड़ीसा ललित कला अकेडमी द्वारा धर्मपद पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं। इनका क्या नाम है? तो इनका नाम है सुदर्शनम साहू, जो कि एक मूर्तिकार हैं। उससे पहले अगर बात करेंगे तो बुजुर्गों तथा दिव्यांगजनों के घर पर ही नकदी पहुंचाने की भी घोषणा की थी उड़ीसा राज्य की सरकार ने। उससे पहले अगर बात करें तो एक यहाँ पे स्थान पड़ता है जिसका नाम है बालासोर। बालासोर उड़ीसा में पड़ता है। तो बालासोर में पहली बार पीले रंग का कछुआ भी देखा गया है। और उड़ीसा राज्य में एक योजना लॉन्च की गई थी। हालांकि ये योजना 2008 में लॉन्च की गई थी जिसका नाम है मधु बाबू पेंशन योजना। और ये योजना 2020 में चर्चा में क्यों आई है? तो इसलिए चर्चा में आई है कि जो उड़ीसा की मधु बाबू पेंशन योजना है, इस योजना में किन्नर तथा ट्रांसजेंडर को भी शामिल किया गया है। मतलब कि इस योजना का लाभ किन्नर तथा ट्रांसजेंडर भी ले सकते हैं। उससे पहले बात करें तो हरित आवरण को बढ़ावा देने के लिए सबूजा उड़ीसा नाम से एक पहल भी चलाई थी उड़ीसा राज्य की सरकार ने। बलराम योजना की शुरुआत की गई है कहाँ पे? तो ये उड़ीसा राज्य में ही की गई है। और उड़ीसा की एक राइटर हैं जिनका नाम है डॉक्टर आदिशा दास। ये उड़ीसा से ही बिलोंग करती हैं, डॉक्टर आदिशा दास। इनके द्वारा भी एक पुस्तक लिखी गई है जिसका नाम है द योगिनी पोएम लव एंड लाइफ। द योगिनी पोएम लव एंड लाइफ नाम है इस पुस्तक का। उससे पहले बात करें तो उड़ीसा राज्य में एक लेबर केस प्रबंधन प्रणाली भी लॉन्च की गई है। उससे पहले अगर बात करेंगे तो आदिवासी छात्रों के लिए मिशन सुविधा की भी शुरुआत उड़ीसा ने ही की है। कोविड केयर होम्स की स्थापना की घोषणा भी उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा की गई है। उससे पहले अगर बात करेंगे तो जो उड़ीसा का कोणार्क सूर्य मंदिर है उसके लिए पूर्णतः सोलराइट भी किया जाएगा। इसके लिए केंद्र सरकार द्वारा योजना भी मतलब कि 25 करोड़ रुपए की योजना बनाई गई है। उससे पहले अगर बात करेंगे तो अल्ट्रा वायलेट तकनीकी पर आधारित एक UVC सैनिटाइजर का विकास किया था किसने? तो IIT भुवनेश्वर ने। ये कहाँ पड़ता है? तो भुवनेश्वर में पड़ता है। उससे पहले अगर बात करें तो पेटा इंडिया द्वारा हीरो ऑफ एनिमल अवार्ड से सम्मानित किए गए थे यहाँ के मुख्यमंत्री जिनका नाम है नवीन पटनायक। उड़ीसा राज्य में ही वर्चुअल पुलिस स्टेशन की भी शुरुआत की गई थी। उसके बाद जल साथी कार्यक्रम की भी शुरुआत उड़ीसा राज्य में ही की गई है। और उड़ीसा राज्य द्वारा स्वयं सहायता जो समूह होते हैं उनके लिए एक स्पेशल डिपार्टमेंट खोला गया है जिसका नाम है मिशन शक्ति। उससे पहले अगर बात करें तो उड़ीसा राज्य की सरकार ने यूनिसेफ के साथ मिलकर एक मोह पितवा प्रोग्राम भी लॉन्च किया था। क्या नाम था इसका? तो मोह पितवा प्रोग्राम। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में अडानी ग्रुप ने मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदने की घोषणा की है? तो अभी आपके लिए ज्ञात होगा कि केंद्रीय कैबिनेट ने, अभी कल ही मैंने आपके लिए क्वेश्चन लिखवाया है कि केंद्रीय कैबिनेट के द्वारा जो देश के 3 हवाई अड्डे थे कौन कौन से? तो गुवाहाटी के बाद कौन सा था? जयपुर। और तीसरा था तिरुवनंतपुरम। तो इन 3 हवाई अड्डों के लिए जो केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दे दी थी कि ये 3 हवाई अड्डे लीज पर दिए जाएंगे। किसके लिए? तो ये दिए जाएंगे अडानी ग्रुप के लिए। तो इसके साथ साथ अब अडानी ग्रुप जो है वो मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट में भी 74% हिस्सेदारी खरीदने की इसने घोषणा की है। तो इस हिस्सेदारी के साथ अडानी ग्रुप देश का दूसरा सबसे बड़ा एयरपोर्ट ऑपरेटर भी बन जाएगा। मतलब कि प्राइवेट सेक्टर में सबसे बड़ा एयरपोर्ट ऑपरेटर बन जाएगा कौन? तो अडानी ग्रुप। और इस प्रकार बात करें तो अगर बात करें कि पहला एयरपोर्ट ऑपरेटर कौन है तो वो कौन है? तो ये है GMR ग्रुप, जो कि भोगापुरम में, आंध्र प्रदेश के भोगापुरम ज़िले में एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की घोषणा भी की थी। किसने? तो GMR ग्रुप ने। तो ये चीज़ याद करके चलना कि अभी इसके पास कितने हवाई अड्डे आ गए हैं। तो इसके पास 6 हैं और ये मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जिसमें कि ये 74% हिस्सेदारी खरीद रहा है।
और कल ही मैंने आपके लिए लिखवाया था कि केंद्रीय कैबिनेट के द्वारा गुवाहाटी, कानपुर तथा तिरुवनंतपुरम के जो हवाई अड्डे हैं वो लीज पर दिए जा रहे हैं अडानी ग्रुप के लिए। कितने वर्षों के लिए? तो 50 वर्षों के लिए। इसका मतलब ये है, लीज पर देने का मतलब ये है कि अडानी ग्रुप के द्वारा इन एयरपोर्ट का संचालन तथा प्रबंधन किया जाएगा और सिक्योरिटी संबंधी मतलब कि सुरक्षा संबंधी जो भी कार्य होंगे वो केंद्र सरकार करेगी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो 5वां क्वेश्चन है, हाल ही में किन्हें आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? तो हाल ही में आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में शामिल किए गए हैं ये 3 लोग हैं। एक हैं दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी हैं और ये ऑलराउंडर भी हैं, जिनका नाम है जैक कालिस। दूसरे यहाँ पाकिस्तान के पूर्व खिलाड़ी, इनका नाम है जहीर अब्बास। और तीसरी ये महिला क्रिकेटर हैं ऑस्ट्रेलिया की, इनका नाम है लिसा स्टारलेकर। तो इन 3 लोगों के लिए अभी आईसीसी ने अपने हॉल ऑफ फेम में शामिल किया है। अगर बात करते हैं जैक कॉलिस की, सबसे पहले जैक कॉलिस की बात करते हैं, तो ये आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले चौथे दक्षिण अफ्रीका के क्रिकेटर हैं। मतलब कि चौथे दक्षिण अफ्रीका के ये क्रिकेटर हैं जो कि आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में शामिल किए गए हैं। अब बात करते हैं जहीर अब्बास की। ये पाकिस्तान से हैं। तो ये पाकिस्तान के छठे क्रिकेटर हैं जो कि आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में शामिल किए गए हैं। वहीं बात करें लिसा स्टारलेकर की, तो ये 27वें ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर हैं। ऑल ओवर मैं क्रिकेटरों में बात कर रहा हूँ, मतलब कि मेल और फीमेल दोनों में। तो ये टोटल 27वें नंबर की ये ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर हैं जो कि आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में शामिल किए गई हैं। अगर बात करें कि महिला खिलाड़ियों में ये किस नंबर की हैं, तो महिला खिलाड़ियों में ये 6वें नंबर की ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर है। मतलब कि इनसे पहले 5 ऑस्ट्रेलिया की जो महिला खिलाड़ी हैं वो आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में शामिल हो चुकी हैं। अब बात करते हैं आईसीसी की, तो इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। स्थापना 1909 में हुई थी। मुख्यालय दुबई में है, यूएई दुबई में है, जहाँ पे अभी सितंबर माह में ही आईपीएल के 13वें संस्करण का आयोजन किया जाएगा। सीईओ हैं आईसीसी के मनोज सहानी और चेयरमैन हैं अभी चेयरमैन कौन है? तो इमरान ख्वाजा हैं जो कि इंतरिम चेयरमैन हैं। इनसे पहले कौन थे? तो शशांक बनोवत थे, तो उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। तब से इमरान ख्वाजा अंतरिम चेयरमैन के रूप में कार्यरत है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस ऐप ने ओपन एपीआई सर्विस शुरू की है? तो हाल ही में ओपन एपीआई सर्विस जो है ये शुरू की है भारत का जो राष्ट्रीय ऐप है जिसका नाम है आरोग्य सेतु ऐप। तो आरोग्य सेतु ऐप के द्वारा ये ओपन एपीआई सर्विस शुरू की गई है। तो आरोग्य सेतु की मदद से कोविड-19 की वजह से जो ठप हुए व्यवसाय हैं तो उनके लिए पुनः पटरी पर लाने के लिए इस ऐप के ये जो सर्विस है इसका प्रारंभ किया गया है, जिसका नाम है ओपन एपीआई सर्विस। किसने शुरू की है? तो आरोग्य सेतु ऐप के द्वारा ये शुरू की गई है। आरोग्य सेतु ऐप की मदद से इसके लिए शुरू किया गया है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने ऑप्टिकल सेंसिंग सैटेलाइट जिसका नाम है गोफेन 905 लॉन्च किया है? तो ये एक गोफेन 905 एक सैटेलाइट है, तो ये लॉन्च की है चीन ने। और लॉन्ग मार्च 2D रॉकेट से इस सैटेलाइट की लॉन्च किया गया है। और ये एक ऑप्टिकल सेंसिंग सैटेलाइट है और इसका नाम याद करना, क्या नाम है? तो गोफेन। और किसने लॉन्च किया है? तो चाइना के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। तो और किस रॉकेट से? तो लॉन्ग मार्च 2D रॉकेट से इसे लॉन्च किया गया है। अब बात करते हैं चाइना की। तो चाइना की राजधानी बीजिंग है, मुद्रा है यहाँ की रेनमिनबी या फिर युआन, और प्रेसिडेंट है यहाँ के शी जिनपिंग। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा गैस्ट्रिक कैंसर नामक पुस्तक लिखी गई है? तो हाल ही में एक पुस्तक लिखी गई है जिसका नाम है गैस्ट्रिक कैंसर, और ये पुस्तक लिखी है जिनका नाम है डॉक्टर अशोक वैद। तो डॉक्टर अशोक वैद के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है जिसका नाम है गैस्ट्रिक कैंसर। और बात करेंगे डॉक्टर अशोक वैद की, तो इनके लिए 2009 में पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। अब यहाँ कैंसर शब्द आया तो मैं आपके लिए बता दूं कि ये हर वर्ष विश्व कैंसर दिवस मतलब कि वर्ल्ड कैंसर डे ये कब मनाते हैं हम लोग? तो ये 4 फरवरी के लिए मनाया जाता है। और थीम इसकी क्या रही थी इस बार? तो आई एम एंड आई विल, मैं हूँ और मैं रहूँगा। और इस पुस्तक जिसका नाम है गैस्ट्रिक कैंसर, इस पुस्तक का जो विमोचन किया है वो केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के द्वारा किया गया है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। तो 9वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक के द्वारा गिव ए अपॉर्चुनिटी मतलब कि गिव ए अपॉर्चुनिटी नामक भर्ती पहल शुरू की गई है? तो ये गिव ए अपॉर्चुनिटी नामक भर्ती पहल की शुरुआत की है एक्सिस बैंक ने।
तो इस पहल के तहत होगा क्या, तो इस पहल के तहत एक्सिस बैंक बैंकिंग के सेक्टर में जॉब ढूंढने वाले जो लोग हैं उन लोगों के लिए अगले एक साल में, मतलब कि अगले एक साल में 1000 लोगों के लिए ये जॉब प्रोवाइड करेगा एक्सिस बैंक। और विशेषकर ये उनके लिए है जो कि बैंकिंग सेक्टर में जॉब की तलाश कर रहे हैं। तो उन 1000 लोगों, मतलब कि एक साल में ये 1000 लोगों के लिए ये जॉब देगा। अब बात करते हैं एक्सिस बैंक की, तो इसकी स्थापना 1993 में की गई थी। मुख्यालय मुंबई में है। चेयरमैन है राकेश मखीजा, एमडी और सीईओ हैं, इनका नाम है अमिताभ चौधरी। और सीएफओ की बात करें, मतलब कि चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, तो ये कौन है, मुख्य वित्तीय अधिकारी, इनका नाम है पुनीत शर्मा। बात करते हैं एक्सिस बैंक की, तो अभी आपके लिए पता होगा कुछ समय पहले जो मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है उसमें 29% की जो हिस्सेदारी थी वो एक्सिस बैंक के द्वारा खरीदी गई थी। और उसके बाद बात करें तो अभी एक्सिस बैंक और भी चर्चा में रहा है। इसके द्वारा एक ऑटोमेटेड वॉइस असिस्टेंट लॉन्च किया गया है और उस ऑटोमेटेड वॉइस असिस्टेंट का नाम दिया गया था एक्सा, AXAA। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की, तो 10वां क्वेश्चन है, हाल ही में किसने UEFA, ये UEFA है, तो हाल ही में किसने UEFA चैम्पियन लीग को जीता है। तो ये एक फुटबॉल चैम्पियनशिप है जो कि जीता है बायर्न म्यूनिख फुटबॉल क्लब ने इस चैम्पियन लीग को जीत लिया है। यहाँ बात करें अगर UEFA की, तो UEFA की फुल फॉर्म होती है यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन, यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन। तो ये यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन चैम्पियन जो लीग थी वो बायर्न म्यूनिख के द्वारा जीत ली गई है। और ये चैम्पियनशिप इसने ये 6ठी बार जीती है और इसने हराया है पेरिस सेंट जर्मन को। अब बात करें यहाँ पे जो बायर्न म्यूनिख है, तो इसने कुछ समय पहले ही जो बुंडेसलीगा फुटबॉल लीग हुई थी वो भी जीत ली थी, इसी के द्वारा ये जीती गई थी। अब इसने UEFA चैम्पियन लीग को भी जीता है, इससे पहले इसने बुंडेसलीगा भी जीती है इस वर्ष बायर्न म्यूनिख ने। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने महिलाओं के ब्रिटिश ओपन गोल्फ टूर्नामेंट का खिताब जीता है। तो हाल ही में महिला ब्रिटिश ओपन गोल्फ टूर्नामेंट का जो खिताब जीता है वो जीता है सोफिया पोपोव ने। इनका नाम है सोफिया पोपोव, ये जर्मनी की गोल्फ प्लेयर हैं। तो इनके ही द्वारा महिला ब्रिटिश ओपन गोल्फ टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया गया है। और ये खिताब जीतने वाली जर्मनी की ये पहली खिलाड़ी भी बनी है या फिर पहली महिला खिलाड़ी बनी है। और इन्होंने हराया किसके लिए, तो ये थाईलैंड की एक महिला गोल्फ खिलाड़ी हैं जिनका नाम है जैस्मिन सुबानपुरा। तो इनके लिए सोफिया पोपोव ने हराया है। तो ये चीज़ याद कर लेना कि महिला ब्रिटिश ओपन गोल्फ टूर्नामेंट ये सोफिया पोपोव ने जीता है। कहाँ की है, तो ये जर्मनी की है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के छात्र के द्वारा कोरोबाई नामक एक मोबाइल ऐप विकसित किया गया है। तो ये कोरोबाई नाम से एक ये मोबाइल ऐप है जो कि विकसित किया है मणिपुर राज्य का ये एक छात्र है जिसके द्वारा कोरोबाई नामक मोबाइल ऐप विकसित किया गया है। अगर बात करें कुछ समय पहले जो महाराष्ट्र में एक जगह पड़ती है थाने, तो वहाँ के एक इंजीनियर थे जिनका नाम है प्रतीक तिरोड़कर। तो उनके द्वारा एक चीज़ और बनाई गई थी, तो ये तो मणिपुर का जो स्टूडेंट है उसके द्वारा कोरोबाई नामक ये मोबाइल ऐप विकसित किया गया है। और ये महाराष्ट्र के जो इंजीनियर थे जिनका नाम है प्रतीक तिरोड़कर, इनके द्वारा एक रोबोट बनाया गया था। और उस रोबोट का क्या नाम था, तो उस रोबोट का नाम था कोरोबोट उसका नाम था। तो ये प्रतीक तिरोड़कर ने बनाया था, ये एक रोबोट था। और ये जो मणिपुर राज्य का छात्र है इसने कोरोबाई नाम से एक मोबाइल ऐप विकसित किया है। बात करेंगे मणिपुर की, तो राजधानी इम्फॉल में है, मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह हैं, राज्यपाल नजमा हेपतुल्ला हैं और मणिपुर का जो हाईकोर्ट है उसके मुख्य न्यायाधीश हैं रामलिंगम सुधाकर। तो अभी भारतीय रेलवे द्वारा दुनिया के सबसे ऊंचे घाट पुल का निर्माण भी कहाँ किया जाएगा, तो ये मणिपुर में ही किया जाएगा, जो कि इजरी नदी पर बनेगा। कितने ऊंचा होगा, तो ये 141 मीटर ऊंचा होगा। वहीं बात करेंगे तो अभी मणिपुर राज्य के नए मुख्य सचिव बनाए गए थे, उनका क्या नाम था, तो उनका नाम था राजेश कुमार। इससे पहले अगर बात करें तो मणिपुर राज्य में जल आपूर्ति परियोजना की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा रखी गई थी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। वहीं बात करें तो 18 जून के लिए मणिपुर राज्य द्वारा महान जून विद्युत दिवस भी मनाया गया है। प्लांट हेल्थ क्लिनिक
की शुरुआत की गई है मणिपुर राज्य में। और मणिपुर राज्य की एक खुडोल नाम से एक पहल है, इस पहल का नाम है खुडोल पहल, जो कि यूएन की जो टॉप 10 पहलें हैं उनमें इसे शामिल किया गया था। उससे पहले बात करें तो ट्रांसजेंडरों के लिए एक अलग क्वारंटीन सेंटर की स्थापना की थी। किसने? तो ये मणिपुर राज्य ने ही की थी। और मणिपुर राज्य के एक एलोपैथिक डॉक्टर हैं जिनका नाम आपके लिए पता होगा, इनका नाम है थंगजाम धवाली सिंह। तो इनके लिए जापान देश का सर्वोच्च ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन सम्मान से सम्मानित भी किया गया है। उससे पहले अगर बात करें तो यहाँ पे एक आगान फोग हुनबाग कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया था। कहाँ पे? तो ये मणिपुर में ही किया गया था। और उससे पहले बात करेंगे तो यहाँ से एक खिलाड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है जिनका नाम है मीराबाई चानू। तो मणिपुर की जो मीराबाई चानू हैं, इन्होंने जो पश्चिम बंगाल में इसी वर्ष जो 35वीं राष्ट्रीय भारोत्तोलन चैंपियनशिप हुई थी उसमें इन्होंने स्वर्ण पदक भी जीता है। वहीं बात करें तो मणिपुर की एक महिला फुटबॉलर खिलाड़ी हैं जिनका नाम है बाला देवी। तो बाला देवी विदेशी फुटबॉल क्लब में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला फुटबॉलर भी बनी है। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में सऊदी अरामको कंपनी ने किस देश के तेल रिफाइनरी प्रोजेक्ट को निलंबित किया है? तो हाल ही में जो सऊदी अरब देश की जो तेल कंपनी है, सबसे बड़ी तेल कंपनी है जिसका नाम है सऊदी अरामको, तो इसने अभी चीन के रिफाइनरी प्रोजेक्ट को निलंबित किया है। अब बात करेंगे चीन की, तो राजधानी बीजिंग में है, मुद्रा रेनमिनबी या फिर युआन है और प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग। और इसी ने अभी गोफेन 905 नाम से एक ऑप्टिकल सेंसिंग सैटेलाइट भी लॉन्च की है। किस रॉकेट से? तो मैंने अभी आपके लिए साथ में क्वेश्चन बताया था, लॉन्ग मार्च 2D रॉकेट से। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की, तो 14वां क्वेश्चन है हाल ही में जापान की महिला खिलाड़ी अयाका ताकाहाशी ने संन्यास की घोषणा की है। इनका संबंध किस खेल से? क्वेश्चन में पूछा गया है कि हाल ही में जो जापान की महिला खिलाड़ी है इनका नाम है अयाका ताकाहाशी, इन्होंने अभी संन्यास लेने की घोषणा की है। तो ये कौन है? तो ये जापान की बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। हाँ, अब बात करें इनकी, तो ये जापान से संबंधित, तो जापान की राजधानी टोक्यो में है, मुद्रा यहाँ की येन है और प्राइम मिनिस्टर यहाँ के शिंजो आबे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की, तो 15वां क्वेश्चन है हाल ही में भारतीय वायुसेना ने किस नाम से एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो हाल ही में भारतीय वायुसेना के जो प्रमुख हैं RKS भदौरिया, उनके द्वारा अभी एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है और इसका नाम है माई इंडियन एयरफोर्स, मतलब कि माई IAF, मतलब कि माई इंडियन एयरफोर्स नाम से एक मोबाइल ऐप ये लॉन्च किया है वायुसेना प्रमुख RKS भदौरिया जी के द्वारा। और इस ऐप के लिए जो विकसित किया गया है वो CDAC के द्वारा विकसित किया गया है। CDAC मतलब कि सेंटर फॉर डेवलपमेंट एडवांस कंप्यूटिंग, तो इसके द्वारा इसे विकसित किया गया है। इस ऐप के माध्यम से छात्रों के लिए एयरफोर्स की जो नौकरियां होती हैं उनसे संबंधित तथा एयरफोर्स में कैरियर बनाने से संबंधित जानकारी प्रदान की जाएगी। मतलब कि जो भी छात्र हैं उनके लिए नौकरी संबंधी तथा कैरियर संबंधी जानकारी प्रदान करेगा ये ऐप। और अगर बात करें वायुसेना की, तो वायुसेना दिवस हम लोग कब मनाते हैं? तो हर वर्ष ये मनाया जाता है 8 अक्टूबर के लिए। बात करते हैं अंतिम क्वेश्चन, तो अंतिम क्वेश्चन है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है और अंतिम क्वेश्चन भी है और बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो क्वेश्चन है दुनिया की सबसे लंबी बस यात्रा, मतलब कि दुनिया की सबसे लंबी बस यात्रा या फिर आप बोल सकते हैं तो बस ट्रिप किस शहर से किस शहर तक शुरू की जाएगी? तो ये दुनिया की सबसे लंबी बस यात्रा होगी जो कि शुरू की जाएगी दिल्ली शहर से लेकर लंदन तक। अब देख लीजिए आप कितनी लंबी ये बस यात्रा है, मतलब कि ये हमारे भारत देश की जो राजधानी है दिल्ली, वहाँ से स्टार्ट होगी ये बस और ये कहाँ तक जाएगी? तो ये लंदन तक ये जाएगी। और अगर बात करें इसके यात्रा की, तो ये जो यात्रा है वो 70 दिन की ये यात्रा होगी, मतलब कि ये बस दिल्ली शहर से लंदन तक 70 दिन में पहुंचेगी। 70 दिन मतलब कि मान सकते हैं आप तो 2 महीने 10 दिन। उसके बाद ये 18 अन्य देशों से गुजरेगी, तो ये 18 अन्य देशों से गुजरेगी जो, और इसकी यात्रा की जो अवधि है वो 70 दिन की अवधि है। और इसमें जो यात्रियों की संख्या निर्धारित की गई है, मतलब कि इसमें 20 यात्री सफ़र कर सकते हैं, लेकिन इसका किराया काफ़ी ठीक ठाक है। तो इसका अगर किराए की बात की जाए तो लगभग इसका 15 लाख रुपए प्रति यात्री के हिसाब से इस बस का किराया है। लेकिन यही है कि ये दिल्ली शहर से लंदन तक जाएगी, 18 देशों से गुजरेगी, 70 दिन में पहुंचेगी और ये 20 यात्री इसमें जा सकते हैं। बात करें अगर इस बस की, तो एक गुरुग्राम मतलब कि जो गुड़गांव है वहाँ की एक प्राइवेट ट्रैवलर कंपनी है जिसका नाम है, मैंने यहाँ लिख दिया है, एडवेंचर ओवरलैंड ट्रैवलर कंपनी।
तो इस कंपनी के द्वारा ये बस लॉन्च की गई है और इस बस को नाम दिया गया है बस टू लंदन। तो बस टू लंदन नाम से ये एडवेंचर ओवरलैंड ट्रैवलर जो कंपनी है उसके द्वारा ये बस लॉन्च की गई है। तो ये दुनिया की सबसे लंबी बस यात्रा होगी जो कि दिल्ली शहर से लंदन तक चलाई जाएगी। अब बात करते हैं कल जो क्वेश्चन पूछे थे उनके आंसरों की। तो कल आपसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था डेटा क्वेस्ट ICT अवार्ड 2019 का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ये किसे प्रदान किया गया है? तो इसका आंसर था राजेंद्र एस पवार। दूसरा मैंने क्वेश्चन पूछा था इक्वेटोरियल गिनी के नए प्रधानमंत्री ये बने हैं फ्रांसिस्को एस हुए। तीसरा क्वेश्चन था USISPF द्वारा 2020 के लीडरशिप अवार्ड विजेताओं के नाम, मतलब कि लीडरशिप अवार्ड 2020 के विजेता कौन है? तो ये हैं महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन जिनका नाम है आनंद महिंद्रा, और दूसरे हैं एडोब ग्रुप के अध्यक्ष इनका नाम है शांतनु नारायण। चौथा क्वेश्चन पूछा था 70 मंजिल या फिर इससे अधिक मंजिल इमारत बनाने की मंजूरी किसने दी है? तो ये गुजरात राज्य ने दी है। तो और नेक्स्ट क्वेश्चन था 5वें नंबर का नेपाल की ई-कॉमर्स फर्म है जिसका नाम है सस्टो डील, इसके साथ किस भारत की ई-कॉमर्स कंपनी ने समझौता किया है? तो उसका आंसर है फ्लिपकार्ट। छठा क्वेश्चन था ग्रैंड पेरेंट बैग्स ऑफ स्टोरीज नाम से एक पुस्तक लिखी गई है, इसकी लेखक तो ये सुधा मूर्ति इनकी लेखक हैं, और ये इन्फोसिस फाउंडेशन की ये कौन है? तो ये चेयरमैन है, मतलब कि इन्फोसिस फाउंडेशन की ये चेयरपर्सन है। सातवां क्वेश्चन मैंने पूछा था टाइफूड परियोजना किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च की गई है? तो अच्छा मंत्रालय पूछा है, तो इस मंत्रालय का नाम है केंद्रीय जनजातीय मामलों का मंत्रालय जिसके मंत्री हैं अर्जुन मुंडा। आठवां क्वेश्चन पूछा था किस राज्य द्वारा NPCI तथा कैनरा बैंक के साथ समझौता किया है? तो आंसर था आंध्र प्रदेश। नौवां क्वेश्चन था ईरान द्वारा जो परीक्षण की गई बैलिस्टिक मिसाइल थी उसका नाम, तो ये शहीद कासिम सुलेमानी के नाम पे इस मिसाइल का नाम दिया गया था। 10वां क्वेश्चन था 2 लाख करोड़ डॉलर का मार्केट कैप हासिल करने वाली दुनिया की दूसरी कंपनी कौन बनी है? तो ये एप्पल दुनिया की दूसरी कंपनी है और ये अमेरिका की पहली कंपनी बनी है। 11वां क्वेश्चन था काले सागर में प्राकृतिक गैस रिजर्व की खोज किस देश के द्वारा की गई है? आंसर था तुर्की। 12वां क्वेश्चन था प्राइवेट सेक्टर द्वारा निर्मित भारत की पहली मिसाइल का नाम क्या है? तो इसका नाम है पिनाका और ये पोखरण में इसका परीक्षण किया जा चुका है। 23वां क्वेश्चन था वेद कृषि नामक पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो इसका आंसर था नितिन गडकरी। 14वां क्वेश्चन था आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन पहल शुरू करने वाला त्रिपक्षीय समझौता किस किस देश के बीच हुआ है? तो भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया। 15वां क्वेश्चन था NFL मतलब कि नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड किस राज्य में जैविक अपशिष्ट कन्वर्टर प्लांट स्थापित करेगा? तो ये मध्य प्रदेश में स्थापित करेगा और जिला पूछा था तो ये मध्य प्रदेश का गुना जिला है। 16वां क्वेश्चन था सिलाइबर डायरेक्ट नाम से रैपिड टेस्ट की मंजूरी किस देश के द्वारा दी गई है? आंसर है अमेरिका। 17वां क्वेश्चन था वेस्ट नाइल वायरस से पहली मौत किस देश में दर्ज की गई है? तो इसका आंसर था स्पेन। अब बात करते हैं आज के क्वेश्चनों की। तो आज आपसे पहला क्वेश्चन है द एनीवेयर स्कूल नामक पहल किसने शुरू की है? दूसरा क्वेश्चन बताना है किस द्वीप पर 1 मिलियन टन प्रति मिनट के हिसाब से बर्फ़ का पिघलाव हुआ है? ये अभी एक डेटा रिलीज किया गया है जिसमें बताया गया है ये बात। तीसरा क्वेश्चन है एक निधन हुआ है इनका नाम भास्कर मैथी, आपके लिए बताना है ये कौन है। चौथा क्वेश्चन बताना है भारत का सबसे लंबा नदी रोपवे किस राज्य में स्थापित किया गया है। 5वां क्वेश्चन बताना है नुआखाई नामक फसल उत्सव किस राज्य में मनाया गया है। 6वां क्वेश्चन बताना ICC के हॉल ऑफ फेम में अभी हाल ही में किन किन के लिए शामिल किया गया है। 7वां क्वेश्चन बताना है गैस्ट्रिक कैंसर नाम से पुस्तक किसने लिखी है। 8वां क्वेश्चन बताना है गिग ए अपॉर्चुनिटीज़ नामक पहल की शुरुआत किसके द्वारा की गई है, मतलब किस बैंक के द्वारा की गई है। 9वां क्वेश्चन बताना है UEFA अभी मैंने बताया था यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन चैंपियंस लीग विजेता टीम कौन है। 10वां क्वेश्चन बताना है एक अयाका ताकाहाशी ने संन्यास लेने की घोषणा की है, आपके लिए बताना है ये कौन है और किस देश से संबंधित है। 11वां क्वेश्चन बताना है दुनिया की सबसे लंबी बस यात्रा ये कहाँ से कहाँ तक होगी। और अंतिम क्वेश्चन बताना है कोरोवाई नाम से एक ऐप जो है कोरोवाई नाम से जो ऐप किस राज्य के छात्र द्वारा विकसित किया गया है। तो दोस्तों ये थी आज से संबंधित सारी करंट अफेयर घटनाएं जो कि मैंने आपसे डिटेल में डिस्कस कर दी। मेरे द्वारा बनाई हुई करंट अफेयर अगर आपके लिए पसंद आती है तो मेरे चैनल मुनीष स्टडी पॉइंट के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो को टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।